नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे व्हाट टू स्टडी इन एएफएम पार्ट 6 लेक्चर में। यहाँ पे आपको पार्ट 4 इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों हमने एक पेज में एक पार्टिकुलर पीडीएफ में 2 पार्ट को कवर किया है, दैट्स वाई। चलिए दोस्तों, पार्ट 4 लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो पहले आप पेज नंबर 492 में आ जाइए और वहाँ पे आप टर्म लोन को पढ़ के जाइए। टर्म लोन में सबसे पहले पर्पस क्या होता है, तो हमें यदि कोई फिक्स एसेट को एक्वायर करना है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टर्म लोन बैंक देती है। एक्सेप्शन क्या है, पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, एजुकेशन लोन, ये सभी हमारे टर्म लोन के पार्ट नहीं होते हैं। अब देखिए एक पॉइंट को समझिए कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या होता है, WCTL क्या होता है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि टर्म लोन को करंट एसेट के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरप्राइज क्या करती है कि एक स्टिपुलेटेड करंट रेशियो को मेंटेन करती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से करंट एसेट को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब इसका रिपेमेंट स्केड्यूल की बात करें तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल लोन होता है उसको 1 साल के लिए सैंक्शन किया जाता है और टर्म लोन को एज पर एग्रीड रिपेमेंट स्केड्यूल पे किया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन में क्या है, इसे शॉर्ट टर्म एसेट माना जाता है, लेकिन इसको कंटिन्यू किया जाएगा यदि इंटरप्राइज का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तब, राइट। तो अब देखिए एक DSCR एक टर्म होता है। DSCR क्या होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्रूशियल है क्योंकि रिपेमेंट डिपेंड करता है हमारे फ्यूचर कैश फ्लो पे। और वर्किंग कैपिटल लोन में क्या है, लिक्विडिटी रेशियो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इन वर्किंग कैपिटल लोन लिक्विडिटी रेशियो आर मोर सिग्निफिकेंट। एक पॉइंट बताया जा रहा है आपको, रिपेमेंट स्केड्यूल। तो देखिए सारे टर्म लोन के लिए यूनिफॉर्म स्केड्यूल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि बोरोवर का कैश सरप्लस कितना है। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए EMI के माध्यम से पे किया जाता है। फार्मर के लिए रिपेमेंट कॉन्साइड होता है क्रॉपिंग पैटर्न से। तो वही बोला है ना कि बोरोवर का कैश सरप्लस कैसा है। यदि सैलरी वाले हैं तो EMI, फार्मर है तो क्रॉपिंग पैटर्न, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज है तो मंथली क्वार्टरली प्रिंसिपल रिपेमेंट विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट या सिंगल बुलेट रिपेमेंट। तो वही है कि बोरोवर का कैश फ्लो कैसा है, कैश सरप्लस कैसा है, उस हिसाब से रिपेमेंट स्केड्यूल को डिजाइन किया जाता है। अब सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फंडेड बाय द टर्म लोन। लैंड होगा, मशीनरी होगा, बिल्डिंग होगा, तो वर्किंग कैपिटल को टिपिकली फंड नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से DSCR का क्या सिग्निफिकेंट है। इट मेजर द लिक्विडिटी। नहीं, लिक्विडिटी को DSCR नहीं मेजर करता। बोरोवर की क्षमता है कि नहीं कि वो डेब्ट को सर्विस कर पाएगा फ्यूचर कैश फ्लो से, ये DSCR बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस तरह का लोन को शॉर्ट टर्म एसेट माना जाता है बैंक के द्वारा। टर्म लोन, पर्सनल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन को शॉर्ट टर्म लोन माना जाता है। रिपेमेंट स्केड्यूल टर्म लोन का वेरी कैसे करता है, दे आर सेम फॉर ऑल बोरोवर, दे डिपेंड ऑन द बोरोवर इनकम पैटर्न एंड कैश सरप्लस। ये ऑप्शन भी सही है कि जो हमारा ये टर्म लोन है ना, टर्म लोन का जो रिपेमेंट स्केड्यूल है वो डिपेंड करता है कि बोरोवर का इनकम पैटर्न क्या है, कैश सरप्लस कैसा है। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन का यूजुअल टर्म क्या होता है, तो यूजुअल टर्म 1 साल का होता है जो कि पेबल ऑन डिमांड है। पेज नंबर 496 पे आ जाइए और आप पढ़ के जाइए सिंडिकेशन ऑफ लोन। सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म लोन है जिसे आप शेयर की कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा बैंक, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बैंक जो है एक लॉन्ग टर्म लोन को शेयर कर रही है, इसी को कहते हैं सिंडिकेशन। तो इसका पर्पस ये होता है कि जो भी हमारा लैंडिंग के साथ जो रिस्क को एसोसिएटेड है, लैंडिंग के साथ रिस्क तो एसोसिएटेड है ही ना, उसे हम बोरोवर को पास करें टिपिकली फॉर लॉन्ग लार्जर लोन टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। मतलब जो भी हमारा, आपने मान लीजिए किसी बोरोवर को लैंडिंग किया, उसके साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है बैंक आपस में, ये मेन पर्पज है इसका। तो लॉन्ग टर्म लोन है। और देखिए बोरोवर का क्या रोल है, तो बोरोवर एक बैंक को मैंडेट करता है, इसको लीड बैंक बोलते हैं, कि वो टोटल लोन अमाउंट को अरेंज करें, ठीक है। तो लीड बैंक का काम है कि वो लोन अमाउंट को अरेंज करता है, फिर लीड बैंक जो है दूसरे बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि लोन को सैंक्शन करे। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, लीड बैंक। अब इसमें सबसे पहले बात करें कि लीड बैंक के क्या रोल है, तो वो बहुत सारे बैंक को अप्रोच करता है लीड बैंक लोन का डिटेल के साथ, ये लीड बैंक का एक रोल है। और दूसरा चीज़ ये करेगा कि बैंक जो है अप्रेज करेगा प्रपोजल को बेस्ड ऑन देयर पॉलिसी एंड रिस्क एपेटाइट। और लीड बैंक जो है लाइजन वर्क को फैसिलिटेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है मीटिंग, ताकि कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर सके। और एक सिंडिकेशन फी भी चार्ज करती है बोरोवर से। तो ये सभी हमारे सिंडिकेशन ऑफ लोन के रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन सिंडिकेशन, टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, टू शेयर द रिस्क एसोसिएटेड विद लैंडिंग टू बोरोवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जो भी आपने लैंडिंग किया है एक बोरोवर को, उसमें जो रिस्क आ रहा है उसको शेयर करने के लिए आप सिंडिकेशन का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सिंडिकेशन फी चार्ज करता है सिंडिकेटेड लोन अरेंजमेंट में, बोरोवर, लीड बैंक, पार्टिसिपेटिंग बैंक, गवर्नमेंट, ऑब्वियसली लीड बैंक होगा।
पेज नंबर 506 पे आ जाइए और वहाँ पे आपको जो लीज ट्रांजेक्शन होता है उसका अकाउंटिंग कैसे होता है लेसी के बुक में, ये पढ़ के जाइए। तो इसमें IND-AS 116 याद रखिएगा कि ये क्या करता है कि जो हमारा फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, लेसी का जो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज होता है ना, इसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसे एलिमिनेट करता है, राइट। IND-AS 116। तो इसमें क्या है, इस पार्टिकुलर IND-AS के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और समझिए कि लेसी को ना एक राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या नाम है? राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और एक लीज लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एट द कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज। मतलब कि लीज जब शुरू हो रहा है, उसका कमेंसमेंट जब हो रहा है, तो दो चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है। पहला है राइट ऑफ यूज एसेट और दूसरा है लीज लायबिलिटी। यदि हम इसके रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की बात करें तो पहला आता है राइट ऑफ यूज एसेट, मतलब इसको हम कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन सा कॉस्ट आएगा? जैसे कि हमारा लीज लायबिलिटी का इनिशियल मेजरमेंट क्या है, लीज पेमेंट जो कि है हमारा कमेंसमेंट डेट से बाद में हो रहा है या पहले हो रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर रिकॉग्निशन राइट ऑफ यूज एसेट। उसके अलावा जो हमारा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है या जो कॉस्ट हमें डिसमेंटल करने में, रिमूव करने में और अंडरलाइंग एसेट को रिस्टोर करने में लगेगा, ये सभी हमारे रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के अंदर आते हैं। एक आता है हमारा लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी क्या होता है कि इसे हम लोग, जो हमारा लीज पेमेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है जिसको हमने कमेंसमेंट डेट पे नहीं किया, राइट, इसको हमने डिस्काउंट किया है किसके माध्यम से? इंटरेस्ट रेट जो कि लीज में इम्प्लिसिट है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है लीज लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको सेपरेटली दिखाया जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज से फॉर द राइट ऑफ यूज एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया अकाउंटिंग ऑफ लीज ट्रांजेक्शन के बारे में। पहला पॉइंट है कि IND-AS 116 क्या करता है कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको कम करता है। फिर राइट ऑफ यूज एसेट का मतलब क्या है कि हम कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट के अंदर हमारा इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट आएगा और क्या क्या कॉस्ट आता है वो देख लीजिए। हमारा लीज पेमेंट कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, कॉस्ट जो हमें डिसमेंटल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए लगा है, और लीज लायबिलिटीज आएगा। तो ये 5 तरह का कॉस्ट है, इसको आप समझ के रखिए, राइट। What must a lessee recognize at the commencement date of the lease according to IND-AS 16? तो only lease liability, only right of use asset, both right of use asset, lease liability, yes correct। दोनों चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है borrower को as per IND-AS, lender को as per IND-AS 116। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ इज लीज लायबिलिटी इनिशियली मेजर एट द कमेंसमेंट डेट। कैसे मेजर करेंगे लीज लायबिलिटी को कमेंसमेंट डेट पे? नॉमिनल वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे या एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू पे? सही जवाब है इसका प्रेजेंट वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है कि जो हमारा लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है जिसको हमने उस दिन पेमेंट नहीं किया, इस प्रकार से मेजर करेंगे। अगला सवाल आप देखिए पेज नंबर 192 में, पेज नंबर 5512 में आप आ जाइए वर्किंग कैपिटल साइकिल पे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑपरेशन का सीक्वेंस होता है बिजनेस में। जैसे कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उन सभी गुड्स को बेचते हैं, फिर हमें कैश मिलता है सेल्स से, और ये साइकिल रिपीट होता है, फिर हम नया रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो यही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसका कंपोनेंट्स ये पूछा गया था पिछले बार कि साइकिल का जो लेंथ होता है उसको कौन कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट करता है, ये पूछा गया था। तो पहला जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कितना रॉ मटेरियल जो है हमें इन्वेंट्री में रखना है, वो पहला फैक्टर है। दूसरा है हमारा WIP, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो WIP क्या होता है कि रॉ मटेरियल को कितना समय लग रहा है फिनिश गुड में प्रोसेस करने में, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग टाइम पे भी निर्भर करता है। तो पहले हमने क्या देखा, रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या है, फिर हमने क्या देखा, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिर हमारा क्रेडिट टू परचेजर, ये तीसरा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। क्या लिखा गया है, क्रेडिट टू परचेजर, यानी जितना किस अवधि के लिए जो है क्रेडिट कस्टमर को दिया गया है। तो ये साइकिल लेंथ का इंप्लीकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं कि एक लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ना हमारे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। यदि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट करना, मैनेजमेंट करना वर्किंग कैपिटल साइकिल का बहुत जरूरी है। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो हमने अभी तक 3 देखा। एक हमने देखा क्रेडिट ऑफ परचेजर, क्रेडिट टू परचेजर। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, पहले क्लियर करते हैं। पहला कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। फिर सेकंड फैक्टर कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड फैक्टर कह रहा है कि क्रेडिट टू परचेजर नहीं। चौथा कह रहा है फिक्स एसेट ऑन बाय द कंपनी, ये नहीं अफेक्ट करेगा। बाकी स्टॉक कितना है हमारे पास रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फिर उसके बाद क्रेडिट टू परचेजर कितना है, ये सभी फैक्टर जो है लेंथ ऑफ वर्किंग साइकिल को अफेक्ट करते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑन बिजनेस। मान लीजिए कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस में। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि इट रिड्यूसेस द नीड फॉर मेंटेनिंग करंट एसेट, इट इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, इट शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू परचेज, डिक्रीज द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। देखिए सिंपल सी बात है कि यदि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होगा तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का वो बढ़ जाएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।
होगा। अब आप पेज नंबर 527 पे आ जाइए और आप उसमें पढ़ के जाइए कि हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वैप, इसके बारे में ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है। ये सभी हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। देखिए फॉरवर्ड क्या होता है कि एक हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं करेंसी को या कमोडिटी को फ्यूचर डेट में। इसका नेचर क्या है, ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, और इसका पर्पज़ ये है कि लिक्विडिटी रिस्क को अवॉइड करना, प्राइस वेरिएशन अवॉइड करना, और जो हमें लॉस होगा डाउनसाइड मूवमेंट से उसको अवॉइड करना। इसका डिसएडवांटेज क्या है फ्यूचर फॉरवर्ड का, कि फुल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी, ठीक है, यानी कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट का फुल परफॉर्मेंस करें तभी आप इसको देख सकते हैं। और इसमें इसको यूज क्या है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में बहुत यूजफुल होता है हमारा फॉरवर्ड, राइट। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन आवर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर। देखिए फ्यूचर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कि हम खरीदेंगे या बेचेंगे एक एसेट को एक सर्टेन प्राइस में फ्यूचर डेट में, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, इसको हम एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर होते हैं, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट है कि हम जो है ये खरीदेंगे बेचेंगे किसी एसेट को एक फ्यूचर डेट में सर्टेन प्राइस पे। और इसमें याद रखिएगा, जैसे मैंने फॉरवर्ड में देखा था ना ओटीसी मार्केट में इसका होता है ट्रेडिंग, लेकिन इसका जो है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर है, ठीक है। एक और यहाँ पे एक्सचेंज पे इसको ट्रेड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस को समझिए, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो हाईली लिक्विड, आपने फॉरवर्ड में क्या देखा था, फॉरवर्ड का लिक्विडिटी आपने पढ़ा ना, तो फॉरवर्ड का पर्पस है कि लिक्विडिटी रिस्क अवॉइड करना। यहाँ पे लिक्विडिटी हाईली लिक्विड है। फिर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया में अवेलेबल है। फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या था, राइट। और फिर दोस्तों प्राइसिंग कंपोनेंट की बात करें, देखिए ये सवाल पूछा गया था पिछले बार कि ये प्राइसिंग कंपोनेंट में सबसे पहले स्पॉट प्राइस आता है कि हमारा एसेट का स्पॉट प्राइस कितना है। फिर आता है कि फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग का कॉस्ट कितना है, ठीक है, वो कॉस्ट लेना है। और फिर तीसरा क्या आता है, फिर तीसरा आता है हमारा फॉर्मूला, फ्यूचर प्राइस बराबर स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट माइनस इनकम। ये फॉर्मूला को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, फ्यूचर को हम लोग फ्यूचर, देखिए फॉरवर्ड हमारा ओटीसी प्रोडक्ट था, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट था, जबकि फ्यूचर जो है हमारा वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर है। इसको हम लोग एक ट्रेड करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं हम लोग एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। प्राइसिंग कंपोनेंट में एक हमारा स्पॉट प्राइस आएगा, एक हमारा कॉस्ट आएगा फाइनेंसिंग का, स्टोरिंग का, इंश्योरिंग का और ट्रांसपोर्टिंग का, और तीसरा आएगा हमारा इनकम जो हमें एसेट से मिला। तो जो हमें यदि फ्यूचर प्राइस यदि पूछा जाए तो स्पॉट प्राइस में से कॉस्ट जोड़ दीजिए और इनकम घटा दीजिए। तो प्राइसिंग का 3 कंपोनेंट होता है फ्यूचर का, याद रखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक आता है हमारा स्पॉट प्राइस, दूसरा आता है कॉस्ट और तीसरा आता है हमारा इनकम। स्पॉट प्राइस में कॉस्ट जोड़ दीजिए और इनकम माइनस कर दीजिए तो हमें फ्यूचर प्राइस मिल जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई। अभी हमने 2 डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात की, पहला हमने फॉरवर्ड बात किया, फिर हमने फ्यूचर बात किया, फिर हम बात करते हैं स्वैप की। स्वैप क्या होता है कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है कि हम कैश फ्लो को एक्सचेंज करेंगे बेस्ड ऑन प्री अरेंज फार्मूला और नोशनल प्रिंसिपल। इसमें इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल पूछा जाता है। पहला होता है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईआरएस बोलते हैं। ये आईआरएस होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों आईआरएस का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फिक्स इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो है उसे एक्सचेंज करते हैं फ्लोटिंग रेट कैश फ्लो में। प्रिंसिपल का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आईआरएस नाम ही रखा है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट रेट एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या कर रहे हैं कि फिक्स इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो को फ्लोटिंग रेट कैश फ्लो से एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रिंसिपल का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए नाम ही रखा गया इसका इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो। फिर आता है हमारा करेंसी स्वैप, यानी हम कैश फ्लो जो एक करेंसी में है उसको दूसरे करेंसी के कैश फ्लो से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा करेंसी स्वैप कहता है। इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज होगा। यहाँ देखिए कोई प्रिंसिपल का एक्सचेंज नहीं था, यहाँ पे प्रिंसिपल का एक्सचेंज है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या हुआ कि फ्लोटिंग और फिक्स रेट जो आपका रेट कैश फ्लो है उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ये इंटरेस्ट रेट स्वैप, आईआरएस बोलते हैं। और करेंसी स्वैप में क्या होता है कि जो एक करेंसी में कैश फ्लो है उसको दूसरे करेंसी का कैश फ्लो से एक्सचेंज करते हैं। बेसिक स्वैप क्या होता है कि कैश फ्लो जो हम लोग अलग अलग फ्लोटिंग रेट को रेफरेंस करते हैं। तो स्वैप का यूज क्या है, तो स्वैप का यूज कहाँ पे है दोस्तों, क्रिएट सिंथेटिक फिक्स और फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, और दूसरा है कि जो हमारा एडवर्स मूवमेंट है उससे हेज प्रोवाइड करता है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा स्वैप के बारे में। चलिए इसके बाद एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टूल भी एक तरह काम करता है। तो भारत में रेगुलेशन की बात करें तो बैंक जो है स्वैप पे बैंक कैन रन अ बुक ऑन स्वैप विद इंडियन रुपी लेग। नॉन इंडियन रुपी स्वैप मस्ट बी कवर्ड विद ओवरसीज बैंक ऑन बैक टू बैक बेसिस। ये 2 पॉइंट को ध्यान रखना है हमें स्वैप के रिगार्डिंग है। अब देखिए कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि की डिफरेंस क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी। गलत है, फॉरवर्ड ओटीसी है, फ्यूचर ट्रेड है, बिल्कुल सही है। तो ये सबसे बड़ा की डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड फ्यूचर में की डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ स्वैप। पहला कह रहा है कि क्रिएटिंग सिंथेटिक फिक्स और फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी ऑफ एसेट, हेजिंग अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट, स्पेकुलेटिंग ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन।
और डी कह रहा है रिड्यूसिंग फंडिंग कॉस्ट। देखिए फंडिंग कॉस्ट को कम करना ये हमारा स्वैप का फंक्शन है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्वैप का कहाँ यूज किया जाता है। आपको यदि सिंथेटिक लायबिलिटी एसेट क्रिएट करना है, हेजिंग करना है, एएलएम करना है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करना है, फंडिंग कॉस्ट को कम करना है, तो ये सभी हमारे जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं स्वैप के। अब बात करते हैं हम लोग टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों टीसीएस से सवाल पिछली बार पूछा गया था। तो टीसीएस होता क्या है दोस्तों कि जो सेलर के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, सेलर के द्वारा टैक्स कलेक्टेड बाय अ सेलर फ्रॉम द बायर एट टाइम ऑफ सेल। मतलब मान लीजिए कि हम सेलर हैं, हम कुछ बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा आपसे वो कहलाएगा हमारा टीसीएस। तो सेक्शन 206C क्या कहता है कि इसमें गुड कैटेगरी स्पेसिफाई किया गया है और टीसीएस का परसेंटेज स्पेसिफाई किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिक्वर है तो उसको 1% दिया गया है, तेंदुलीव है उसको 5% दिया गया है। तो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग हमारा टीसीएस परसेंटेज है। अब देखिए सेलर में एक पॉइंट समझिए कि कुछ स्पेसिफिक सेलर ही होते हैं जो कि टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पशन किसे दिया गया है? पीएसयू को दिया गया है, गवर्नमेंट को दिया गया है, एम्बेसी को दिया गया है। ठीक है, अब यदि इसके कॉम्प्लाइंस की बात करें, टीसीएस की कॉम्प्लाइंस की बात करें कि कॉम्प्लाइंस कैसे होता है। देखिए सबसे पहला आता है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नॉन कॉम्प्लाइंस पेनल्टी। तो 1% इंटरेस्ट पर महीना लगता है यदि हम नॉन कलेक्ट ना करें टीसीएस को या पेमेंट ना करें टीसीएस का। टीसीएस रिटर्न में क्या है कि क्वार्टरली सबमिशन करना पड़ेगा टीसीएस के रिटर्न को एज पर सेक्शन नंबर 27 EQ। और टीसीएस सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये परचेजर को इशू किया जाता है इन फॉर्म 27D। तो ये सब फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूँ, सेलर के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेक्शन 206C में कुछ गुड कैटेगरी आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे लिक्वर के लिए 1%, टेनुलिप के लिए 5%। सेलर कोई स्पेसिफाइड सेलर ही टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पशन में पीएसयू है, गवर्नमेंट है और एम्बेसीज है। नॉन कंप्लायंस पेनल्टी हमारा 1% का होता है इंटरेस्ट पर मंथ। और टीसीएस रिटर्न क्वार्टरली सबमिट किया जाता है फॉर्म 27 EQ में। और टीसीएस सर्टिफिकेट परचेज इशू किया जाता है परचेजर को फॉर्म 27D में। अब देखिए सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H क्या कहता है कि 50 लाख के ऊपर का जो पेमेंट है उस पर जो टीसीएस होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो इससे रिलेटेड है। और सेक्शन 206CCA क्या है कि हायर टीसीए रेट फॉर नॉन फिलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर। मतलब कि पिछले 2 साल में जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फिल किया है उसके लिए ज़्यादा टीसीएस रेट होगा। अब देखिए टीसीएस अंडर जीएसटी इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 2018 से। और इसमें ऑनलाइन सेल का क्या है कि जो डीलर है, जो ट्रेडर है, जो कि ऑनलाइन बेच रहे हैं, उन्हें पेमेंट मिलेगा 1% टैक्स डिडक्शन के बाद। इसमें IGST 0.5 है और CGST और SGST 0.5 है, समझे। तो IGST में पता है ना, CGST और SGST होता है 0.5 का कंट्रीब्यूशन है। तो 1% का जो है पेमेंट मिलेगा 1% टैक्स डिडक्शन के बाद। टैक्स डिपॉजिट जो है अगले महीना के 10 तारीख तक कर देना है। और कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन अंडर GST फॉर ऑल डीलर्स। अब कुछ सवाल कर लिया जाए। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीसीएस अंडर सेक्शन 206C। पब्लिक सेक्टर कंपनी इसे मिलता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इसे मिलता है, एम्बेसीज प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर को एग्जेम्पशन नहीं मिलता अंडर सेक्शन 206C। अगला सवाल है पेनल्टी इंटरेस्ट रेट क्या होता है नॉन कलेक्शन और नॉन पेमेंट टीसीएस। 1% होता है, मैंने अभी आपको बताया था 1% इंटरेस्ट रेट पर महीना होता है हमारा पेनल्टी इंटरेस्ट रेट फॉर नॉन कलेक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीसीएस। चलिए आगे देखते हैं। अंडर जीएसटी बाय व्हेन द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बी डिपॉजिटेड बाय टू द गवर्नमेंट। तो जीएसटी के अंदर जो टीसीएस है उसको कब तक डिपॉजिट कर देना है? तो अगले महीना का 10 तारीख तक, बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर C याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम इन नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड डिडक्शन इन टोटल। देखिए क्या बताया जा रहा है कि इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड डिडक्शन इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो कौन कौन सा इनकम को हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं? सेक्शन 10 में आ जाइए। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम, तो इसको भी टोटल इनकम कैलकुलेशन से एग्जाम्पशन मिला है। दूसरा आता है हमारा पार्टनर का शेयर, यानी पार्टनर का जो शेयर है टोटल इनकम में फर्म में, उसे एग्जाम्पशन मिला है। तीसरा है हमारा ट्रैवलिंग कंसेशन या एडवांस या असिस्टेंस, तो जो भी ट्रैवलिंग कंसेशन का वैल्यू है उसको इनकम, मतलब ये सभी को हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। तो क्या क्या बताया मैंने आपको? एग्रीकल्चर इनकम बताया, पार्टनर का शेयर बताया, ट्रैवल कंसेशन बताया, फिर ग्रेचुटी। तो जो अमाउंट हमें ग्रेचुटी के रूप में मिला है उसे भी हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है या टर्मिनेशन के बाद जो पैसा मिलता है उसको भी हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सुपर एन्यूएशन फंड, मान लीजिए कोई अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड के द्वारा पेमेंट मिल रहा है, स्कॉलरशिप जो ग्रांट किया गया है, सो इसको भी हम लोग टोटल इनकम में ग्रांट इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखिए टोटल इनकम में जो डिडक्शन होता है वो कहाँ होता है? तो पहला होता है ATC, ठीक है। तो याद रखिए किसे किसे नहीं किया जाता है? ग्रेचुटी फंड को, सुपर एन्यूएशन फंड को, स्कॉलरशिप को, फिर ट्रैवल कंसेशन को, पार्टनर शेयर को, एग्रीकल्चर इनकम को। अब देखिए ATC में क्या है कि जो हमारा डिडक्शन होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया का, डिफर्ड एन्युटी का
कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिवेंचर, टोटल डायरेक्शन लिमिट एटीसी और एटीसीसीसी और सबसेक्शन 1 ऑफ एटीसीसीटी 1.5 लाख है, मतलब तीनों को जोड़ के 1.5 लाख है, समझे। एटीसी, एटीसीसीसी, एटी ट्रिपल सी और सबसेक्शन 1 ऑफ एटीसीसीडी। अब सेक्शन एटीडी किससे रिलेटेड है, तो हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसमें जो डिडक्शन मिलता है उससे एसोसिएटेड है हमारा सेक्शन एटीडी। और सेक्शन एटी किससे रिलेटेड है, एटी रिलेटेड है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो यदि आप लोन हायर एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो वहाँ भी आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं, और ये हमारा सेक्शन 80 उससे रिलेटेड है। तो डी याद रखिए हेल्थ इंश्योरेंस, और ई याद रखिए ई से एजुकेशन, आप ऐसे याद सकते हैं। ई से क्या एजुकेशन है, और डी से आप याद रखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एक देखिए सेक्शन 80G है, तो हम मान लीजिए कि सर्टेन फंड में डोनेट कर रहे हैं, चैरिटेबल तो 80G आता है। 80QQ भी हम मान लीजिए कि रॉयल्टी इनकम हमें ऑथर का मिल रहा है उसके लिए डिडक्शन। 80RRB तो यानी कि रॉयल्टी ऑन पेसेंट, ये हमारे 80RRB कहलाता है। 80TT है तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट उसको 80TT बोलते हैं। 80TTB यानी डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 80U यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको जो डिडक्शन दिया जाता है उसको 80U बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा 80G, 80B, 80QQB, 80RRB, 80TT है और फिर 80TTB और 80Q है। सबका कुछ आपको पूछा जा सकता है कि एटीजी किससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि हमें डोनेशन करना है तो एटीजी, ठीक है। मेन की पॉइंट को ध्यान रखिए, की पॉइंट क्या है, एटीजी को याद रखिए डोनेशन से, ठीक है, डोनेशन से याद रखिए। एटीक्यूक्यूबी को याद रखिए रॉयल्टी इनकम से। एटीआरआरबी को याद रखिए रॉयल्टी ऑन पेटेंट। एटीटीटी को याद रखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, मतलब कि आपका जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आप डिडक्शन लगा सकते हैं। एटीटीबी को याद रखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट केस ऑफ सीनियर सिटीजन। एटीयू को याद रखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सभी हमारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे हमको रिडक्शन मिलता है। अब देखिए आप सवाल करते हैं which of the following income is not included in the total income as per section 10 of the IT Act। ये पूछा गया था सेक्शन 10 ऑफ द IT Act, पिछले बार पूछा गया था कि सेक्शन 10 ऑफ द IT Act के अनुसार इनमें से कौन सा इनकम को हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सैलरी इनकम को इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, बिजनेस इनकम, कैपिटल इनकम इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। तो देखिए सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम हो गया, और ये मैंने 2-3 पॉइंट आपको समझाए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 80C व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और 1.5 लाख का है, ठीक है। 1.5 लाख जो हमारा ATC, ATCC, ATCCC और सेक्शन 1 ऑफ द ATCCD। अगला सवाल है कौन सा सेक्शन डिडक्शन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग 80TT है। सो 80TTB। दोस्तों ये सभी चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी कंटेंट है ये हमारे कैप्सूल कोर्स के पार्ट हैं। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको व्हाट टू स्टडी PDF, वन लाइनर PDF, कैप्सूल PDF और फार्मूला PDF, इसके अलावा आपको क्विजेज मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन अवेल ऑल दिस थिंग इन ₹60 ओनली। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, यानी तो डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। पेज नंबर 543 में आ जाइए और हम लोग डिस्कस करते हैं 543 नंबर पेज में DTL क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए होता क्या है कि जो हम टैक्स का पर्पज़ क्या है कि हमें मान लीजिए कि पहले साल में 100 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, तो अकाउंटिंग पर्पज़ क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड पर चार्ज किया जाएगा, यानी एक साल में 10 लाख का होगा ओवर 10 ईयर। तो टैक्सेबल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि हमारा जो है टैक्सेबल इनकम 100 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस बाय 100 लाख इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पज़, राइट। ये टैक्सेबल इनकम पे पर्पज़ है। अकाउंटिंग इनकम पे क्या है, देखिए टैक्सेबल इनकम तो हमारा 100 लाख के द्वारा कम हो गया पहले साल में ही, ठीक है, जिससे हमारा हो गया अनस्टेटेड टैक्स पेबल। और अकाउंटिंग इनकम में क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन को चार्ज किया गया 10 लाख पर ईयर, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है 10 लाख एक साल में 100 को 10 से डिवाइड देंगे तो 10 ही आएगा। तो एक साल में जो है डेप्रिसिएशन जो है 10 लाख कम हो रहा है, समझे। तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन यदि हमें करना है 27 लाख का डेफर्ड टैक्स हो जाएगा। कैसे निकाले हमने, 90 लाख में से 90 लाख और 30% हमारा टैक्स रेट है। तो 90 देखिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 होगा, और 90 में से हम लोग उसका अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो 90 का 30% कितना होता है, 27 लाख होता है, ठीक है। तो जो हम जिसको हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ताकि हम टैक्स इम्पैक्ट को बैलेंस कर सकें। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा कि DTL जो है डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज़ को ऑलरेडी यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए DTL को रिकॉर्ड किया जाता है हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ताकि हम जो है अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड के इम्पैक्ट को बैलेंस कर सकें। तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारी बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड भी लायबिलिटी है, तो उसको याद रखना काफ़ी आसान है। लायबिलिटी साइड में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे DTL को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि नेट इम्पैक्ट की बात करें तो जो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन होता है ओवर एसेट यूजफुल लाइफ वो सेम रहेगा फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पज, ओनली द पीरियड